नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विमेन अचीवर्स 2025। हमारे स्पेशल शो में उन महिलाओं से बात कर रहे हैं हम जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है और समाज कल्याण की दिशा में भी काम कर रही हैं। आज के इस शो में हम मिलेंगे डॉक्टर स्वाति सिंह से, जो प्रजनन चिकित्सा और IVF की अग्रणी विशेषज्ञ हैं। इस फील्ड में उन्हें 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है। इतना ही नहीं, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विशेषज्ञता को मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर स्वाति सिंह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के फर्टिलिटी विशेषज्ञों के लिए एक प्रेरणा भी हैं। और डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और आपसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है और क्यों होती है। इनफर्टिलिटी एक कंडीशन होती है जिसमें अगर एक मैरिड कपल प्रेगनेंसी होने के लिए 1 साल से ट्राई कर रहा है और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हम बोलते हैं कि शायद उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और उसको कंफर्म करने के लिए फिर आगे टेस्ट होते हैं वाइफ के, हस्बैंड के, उनके बेसिस पे हमें समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी के बहुत कारण होते हैं। मेनली हम उसको वाइफ फैक्टर और हस्बैंड फैक्टर में डिवाइड करते हैं। तो जो वाइफ फैक्टर है, फीमेल में PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है, एग नंबर कम हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। उसके अलावा मेल में हम बेसिकली जो देखते हैं वो देखते हैं स्पर्म का काउंट कितना है, मूवमेंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है। अगर इनमें कोई भी चीज में प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे हस्बैंड को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। बहुत कारण होते हैं इनके। निश्चित रूप से, तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनके चलते इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई कपल प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहा है तो उसे किन दिनों में कोशिश करनी चाहिए? अगर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्पर्म तो हमेशा ही फर्टाइल रहते हैं, लेकिन जो लेडीज में ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब जब एग अंडाशय से निकल के यूट्रस में आता है, वो पूरे 30 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में बस एक दिन ऐसा होता है। और वो भी जो वो एग की लाइफ होती है ना, वो एक दिन से कम होती है। तो अगर उस समय स्पर्म यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, तब तो एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइजेशन होता है और एक प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो ओवुलेशन टाइम जानना बहुत जरूरी है। और एक नॉर्मल हम ये मानते हैं कि अगर किसी महिला का 28-29 दिन का पीरियड साइकिल होता है तो उसके 14वें-15वें दिन ओवुलेशन होता है। ये ड्यूरेशन पहले भी हो सकती है, जैसे जिनके पीरियड शॉर्ट है, 24-25 दिन के हैं, उनको 10वें-12वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। जिनका और लेट पीरियड आता है 34-32 डेज, उनमें हो सकता है 18वें-19वें दिन जाकर ओवुलेशन हो। तो बेसिक एग्जैक्ट डेट पता नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई किट या सोनोग्राफी से चेक ना करें। तो एक सिंपल तरीका होता है कि पीरियड के 8वें-9वें दिन के बाद से 18वें-19वें दिन तक एटलीस्ट एक दिन छोड़ के कपल को रिलेशन में रहना चाहिए। तो एक रफली बोलो तो हफ्ते में 3-4 बार कपल को रिलेशन में रहना चाहिए। बिल्कुल। एक और बहुत जरूरी सवाल है स्वाति जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सबका लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। क्या इनफर्टिलिटी पर लाइफस्टाइल और खान पान का भी प्रभाव पड़ता है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं डॉक्टर हूं, बट ऐसा नहीं है कि हमारा काम सिर्फ दवाइयों पर स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपको लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर हो जाता है उसको मैनेज करने का। वही चीज इनफर्टिलिटी में भी होती है। बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जो कि फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं और जिन पे अगर ध्यान रखें तो हमारा नेचुरल प्रेगनेंसी होने का चांस, इवन जब हम इलाज लेते हैं तो उससे प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ता है। फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस। पता नहीं चलता कि स्ट्रेस है कि नहीं है, बट उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है कि स्लीप एडिक्वेट लेनी चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे रात में सोने की जरूरत होती है, तभी जो है बॉडी का सारा हार्मोन प्रॉपरली फंक्शन करता है। तीसरी चीज होती है खाने में हम क्या ले रहे हैं। फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डॉक्टर जो सप्लीमेंट दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, उनके अलावा,
क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो बहुत मात्रा में जाता है शरीर में। तो अगर वो हेल्दी है तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से नरिश करता है। लेकिन अगर फूड में जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, कुछ ऐसा फूड है जिसमें प्रिजर्वेटिव हो सकता है, फ्राइड चीजें ले रहे हैं जिनमें ट्रांस फैट होता है, वो सब चीजें फिर कहीं ना कहीं शरीर को अंदर जाकर के कमजोर करती हैं और एग स्पर्म क्वालिटी को भी वीक करती है। फिर एक इशू है स्मोकिंग। बहुत कॉमनली ऐसा लगता है कि दिन में एक बार स्मोकिंग करने से क्या हो गया, ओकेजनली अल्कोहल से क्या हो गया, बट स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको लेना, तंबाकू, गुटखा, हर चीज एग स्पर्म क्वालिटी को कमजोर करती है। पानी जरूर पीना चाहिए। अच्छा हाइड्रेशन रहता है तो बॉडी अपने आप ही सारे टॉक्सिन्स को क्लियर कर देती है। निश्चित रूप से तो ये बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं और बदलती लाइफस्टाइल के साथ इन चीज़ों पर हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल इस तरह से परिवर्तित ना हो कि आगे जाके आपको समस्याएं आएं। मैं स्वाति जी आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग प्रेगनेंसी में देरी करते हैं, तो क्या महिला की बढ़ती उम्र का प्रभाव इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी या बच्चे पर पड़ सकता है? उम्र का तो बहुत ज्यादा असर रहता है प्रेगनेंसी होने के चांस पर भी, और आगे भी प्रेगनेंसी कैसे हमारी चल रही है उस पर भी। जैसे सारी महिलाओं में चाहे कितनी भी अच्छा स्वास्थ्य रहे, लेकिन पीरियड एक बार 45-50 की जब उम्र होती है तो बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज इसलिए होता है कि ओवरी से एग नंबर अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, और मेनोपॉज तो पता चलता है, लेकिन उसके 15-20 साल पहले से ही जो अच्छे एग होते हैं ओवरी में वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जो हेल्दी एग होते हैं वो यंग एज में 20, 25, 30 की एज में ओवुलेशन होके निकलते जाते हैं। तो होता ही है कि जब उम्र ऑलरेडी 35-36 हो रही है तो पीरियड आ रहा है, ओवुलेशन होता है, लेकिन एग की वो क्वालिटी नहीं होती जो यंग एज में होनी चाहिए, तो उससे प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। जब प्रेगनेंसी होती भी है तो उसमें भी अबॉर्शन का रिस्क ज्यादा होता है। कभी बच्चे में जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम आप सबने सुना होगा, डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क होता है। ये भी प्रॉब्लम, ये तो ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हर लेडी में एज के साथ आती हैं। जैसे हमें एज बढ़ेगी, हमको फेस पे कुछ रिंकल्स आएंगे, बाल सफेद होने लगेंगे। ओवरी, यूट्रस भी एज के साथ, यूट्रस में छोटे छोटे फाइब्रॉइड, कभी एडिनोमायोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। जब प्रेगनेंसी यंग एज में ही हो जाती है ना, तो आगे जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब यही चीज अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी और बड़ा फाइब्रॉइड बन चुका है, बड़ी सी एडिनोमायोसिस हो चुकी है, तो वो फर्टिलिटी के चांस को बहुत कम करती है और प्रेगनेंसी के समय भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाती है। तो यंग एज में कंसीव होना बहुत एडवांटेजेस होता है, लेकिन हम समझते हैं कि आजकल लोगों को एजुकेशन में समय लगता है, फिर प्रोफेशनली सेटल होते हैं। बहुत सारे हस्बैंड भी नहीं चाहते कि अभी तुरंत, जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्रेगनेंसी हो, तो प्रेगनेंसी डिले हो जाती है। इसमें बहुत जरूरी होता है कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्टेशन करके अपना फर्टिलिटी असेसमेंट करा लें। बिल्कुल। और एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम भी अभी चर्चा कर रहे हैं, पीसीओएस के बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं, ये क्या होता है मैं समझना चाहूंगी, और इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको ध्यान देने की जरूरत है? जैसा कि पीसीओएस एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको पूरा हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिक इस शब्द का मतलब ये होता है कि ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हैं, तो हम लोग एज अ डॉक्टर उसको तब बोलते हैं जब अपने सोनोग्राफी में हमको ओवरी में 18-19 से ज्यादा अंडे दिखाई देते हैं। और पीसीओएस बहुत कॉमनली सुनते हैं, और हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट, इवन इनफर्टिलिटी वाले आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे पीसीओएस है, और जब हम चेक करते तो हमको लगता है कि नहीं, ये रॉन्ग डायग्नोसिस है, पीसीओएस है नहीं। क्योंकि पीसीओएस होने के लिए ओवरी का कितने एग नंबर है वो चीज देखी जाती है। उसके अलावा भी कि अगर ओवुलेशन में प्रॉब्लम है, ओवुलेशन टाइम से नहीं हो रहा, पीरियड लेट हो रहे हैं, और लेडीज को फेस में बहुत हेयर्स हो रहे हैं, फेस पे जो पिंपल्स बोलते हैं मुहासे वो बहुत हो रहे हैं, या जो सर के हेयर है उनका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, इनमें से जब 2-3 चीजें मिलती हैं तब हम बोलते हैं कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और बहुत बार सिर्फ एक कारण की वजह से लोग अपनी एक
रॉन्ग डायग्नोसिस बना लेते हैं कि पीसीओएस है। और सही डायग्नोसिस पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पीसीओएस है तो फिर ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे वो टीनेजर गर्ल है, उनको पीरियड का प्रॉब्लम होगा, या जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उस समय नेचुरली कंसीव नहीं हो पाएंगे। प्रेगनेंसी जब होती है उस समय भी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, शुगर होने लगता है और समय से पहले लेबर पेन का रिस्क रहता है। तो पीसीओएस जब पता रहता है तो डॉक्टर आपके बारे में ज्यादा आपको गाइड कर पाते हैं कि हर स्टेप पे कैसे आपको अपने आप को मैनेज करना है। और पीसीओएस, अगर जैसे हम अपनी स्पेशलिटी की बात करें कि पीसीओएस लेडी को कंसीव कैसे होना है, तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीओएस में प्रॉब्लम क्या है कि ओवरी में अंडे बहुत है लेकिन रिलीज नहीं हो रहे, ओवुलेशन नहीं हो रहा। तो उसके लिए टैबलेट्स होते हैं जिनसे लेने पर ओवुलेशन टाइम से होने लगता है। और अगर कोई उससे नहीं कंसीव हुआ तो फिर सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम उसमें लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, और या फिर एज अ लास्ट ऑप्शन आईवीएफ पर भी जा सकते हैं। और यूजुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है, पीसीओएस पेशेंट अगर आते रहते हैं रेगुलर, ऐसा नहीं है कि निराश होकर ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो साल भर के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है। बिल्कुल। एक और सवाल है डॉक्टर स्वाति, महिलाओं की सोनोग्राफी रिपोर्ट में आता है कभी कभी कि उन्हें बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, तो ये फाइब्रॉइड क्या होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं, यूट्रस जो होता है ना, ये एक मसल्स का बैग जैसा है। पूरी मसल होती है यूट्रस में, जैसे हमारे चीक्स में मसल है वैसे यूट्रस में होती है। फाइब्रॉइड उसी मसल की गांठें होती हैं जो यूट्रस में बन जाती हैं। और फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट जरूरी नहीं होता है कि करें, टोटली उस पर डिपेंड करता है कि कितने फाइब्रॉइड है, यूट्रस में कहाँ पर है, उनका साइज क्या है और प्रॉब्लम क्या कर रहा है वो, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। और इनफर्टिलिटी कर सकते हैं फाइब्रॉइड की वजह से अबॉर्शन, मिसकैरेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को पता है कि उनको फाइब्रॉइड बताया गया है तो जरूरी होता है कि स्पेशलिस्ट को मिले, जिससे कि वो आपको सही तरीके से समझा सके और आगे गाइड कर सके। ठीक है। बहुत सारे कपल को पहली प्रेगनेंसी में तो बच्चा आसानी से हो जाता है, लेकिन उन्हें दूसरी प्रेगनेंसी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना जरूरी होगा? ये कंडीशन जो आप बोल रहे हैं कि एक बार प्रेग्नेंट हो गए और दूसरी बार नहीं हो रहे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी है लेकिन शुरू से नहीं है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जब होता है तो एक बहुत कॉमन जो कारण होता है वो ये होता है कि वाइफ की एज ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है, पहला बच्चा है और उसके बाद फिर एज ज्यादा हो चुकी होती है। उसके अलावा भी हस्बैंड फैक्टर भी होते हैं। बहुत बारी जब एज होती है तो हस्बैंड्स को वेरिकोसील होने लगती है। अगर ऑलरेडी स्मोकिंग की हैबिट है या कोई दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो स्पर्म क्वालिटी को कम कर देती है। और लेडीज में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जो कि यंग एज में बहुत माइल्ड होती है, माइल्ड मतलब बहुत कम होती है, लेकिन बाद में जब उम्र बढ़ती है तो वो बढ़ती जाती है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, ये सब प्रॉब्लम कभी ऐसा होता है कि टाइम के साथ और बड़े हो गए तो वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम करते हैं। और इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है कि कभी डिलीवरी के समय या किसी और बात से यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया, ट्यूब में ब्लॉक आ गया, तो वो भी इनफर्टिलिटी कर सकता है। स्ट्रेस भी बढ़ जाता है जब आप ऑलरेडी एज हो गई है, आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और टाइम भी नहीं है, तो प्रेगनेंसी प्लान करने में डिले होता रहता है। स्ट्रेस भी फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी का। जी बिल्कुल। और एक और मेरा सवाल है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कपल्स की सारी जांच हो जाती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत कॉमन होता है, जो हमारे साथ ओपीडी में होता है कि पेशेंट आते हैं, बहुत मोटी फाइल्स रखते हैं, 3-4 साल की रिपोर्ट्स होती है उसमें, और बोलते हैं हमारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी। और इस कंडीशन को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, कि इनफर्टिलिटी है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और अनएक्सप्लेन का मतलब है कि सोनोग्राफी नॉर्मल है, अंडों के नंबर है, ओवुलेशन हो रहा है,
लेडीज की फैलोपियन ट्यूब भी खुले हैं और हस्बैंड की स्पर्म रिपोर्ट भी नॉर्मल है, 3 चीजें ठीक है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो चीज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। अब बेसिक रिपोर्ट देख के हमको ये लगता है कि ये इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड है, बट आजकल जितना हम जांचें जितनी डिटेल में कर पाते हैं, जितना थॉरली किसी कंडीशन को देख पाते हैं ना, अनएक्सप्लेन में भी बहुत आगे कारण समझ में आते हैं। तो बेसिक जो हम बोल रहे हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, वो अनडायग्नोज होती है। जैसे अगर कोई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट है ना, आईवीएफ साइकिल अगर हमारे यहाँ करता है, तो हमें बहुत बार समझ में आता है कि लेडीज को एग तो बहुत मिले लेकिन वो मैच्योर नहीं है या उनकी क्वालिटी बहुत कम है। एग और स्पर्म को जब हम मिक्स करते हैं तो जितने भ्रूण हमारे फर्टिलाइज होके बनने चाहिए बहुत बारी उतने नहीं बनते हैं। जो भ्रूण बनते हैं उसमें बहुत बारी उनके नंबर कम होते हैं, क्वालिटी भी कम होती है, और बहुत सारे भ्रूण ऐसे होते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट, जो स्टेज पे ना भ्रूण यूट्रस की परत में जाकर इम्प्लांट होता है, वो स्टेज तक पहुंचते ही नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब आप नेचुरल ट्राई कर रहे हो, ये सब चीजें शरीर के अंदर हो रही है, तो पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो हमें पता चलता है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर है तो ट्रीटमेंट उसका हो जाता है, क्योंकि एक चीज अच्छी है कि आपको ओवुलेशन ठीक है, ट्यूब खुले है, स्पर्म फैक्टर ठीक है। लेकिन बहुत बारी जब हम लोग देखते हैं ना अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, तो उसमें हमें ये दिखता है कि ओवुलेशन तो है, एग दिख रहे हैं, लेकिन वाइफ का एएमएच हार्मोन है, एंटीमुलेनियन हार्मोन, जो वो ओवरी के एग्स होते हैं उनकी परत से निकलता है, वो बहुत बार काफी कम होता है। और जिन लेडीज का एएमएच उनकी उम्र के अकॉर्डिंग कम लग रहा है, उनमें यूजुअली एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और नंबर भी कम होते हैं। तो वो अगर ये सब ऐसा हमें कोई कारण समझ में आता है तो हम उसके अनुसार कपल को आगे सलाह देते हैं आपको क्या करना है। जब हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को इलाज करते हैं तो एक तो आईयूआई शुरू में ट्राई किया जा सकता है। आईयूआई मतलब इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। जैसे जो कपल यंग है, एग नंबर अच्छे हैं, स्पर्म रिपोर्ट अच्छी है, तो उसमें आईयूआई करने से प्रेगनेंसी चांस अच्छा होता है। लेकिन आईयूआई बहुत सेलेक्टिव केसेस में ही अच्छा रिजल्ट देता है, वरना फिर कभी से 6-7% ही रिजल्ट रह जाता है। अगर हमने प्रॉपर तरीके से केस को समझ के कि इनको फायदा मिलेगा, उनमें आईयूआई करा, तब हमको 10-15%, 20% तक सक्सेस मिलता है। और अगर आईयूआई में भी हमको रिजल्ट नहीं मिला पॉजिटिव, तो आईवीएफ एक ऑप्शन होता है जिस पर जा सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने जिस तरह से अभी सॉल्यूशंस भी बताए, उससे मेरा एक और सवाल निकल रहा है, क्योंकि आईयूआई और आईवीएफ इसका जिक्र आपने भी किया है स्वाति जी, और बहुत बार सुनने को भी मिलता है। क्या इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ फर्क होता है या दोनों सेम है? देखिए, आईयूआई एक तरीके से नेचुरल प्रेगनेंसी ही है। उसमें हम जस्ट एक जो हस्बैंड का स्पर्म होता है उसको लैब में चेक करते हैं। स्पर्म में जब भी एक बार भी सैंपल हम देखते हैं ना, तो उसमें सारे स्पर्म अच्छे नहीं होते। 30% 40% स्पर्म अच्छे होंगे, बाकी डेड होते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं होता। तो आईयूआई में वो सारे खराब स्पर्म हटा दिए जाते हैं और जो बिल्कुल अच्छे वाले स्पर्म होते हैं उनको सीधे यूट्रस में डालते हैं। तो उसमें प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी कपल ने नेचुरल कांटेक्ट करा और स्पर्म काउंट सपोज 35 लाख है, तो हो सकता है वो 35 लाख में से 6,000-7,000 स्पर्म ही यूट्रस के अंदर जाएंगे। जब हम आईयूआई करते हैं तो हम वही 35 लाख में से 6-7 लाख स्पर्म डायरेक्ट यूट्रस में डाल देते हैं, तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। लेकिन बाकी चीजें कि एग से फर्टिलाइजेशन और सब कुछ नेचुरल होता है। आईवीएफ की जब हम बात करते हैं तो वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मीन्स लैब में, पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ में जब जाते हैं ना, तो लेडीज को इंजेक्शन देते हैं कि उनके सारे एग अच्छे से बढ़े, उनको बाहर निकाला जाता है। फिर लैब में हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके भ्रूण बनाते हैं, और जो वो भ्रूण बनता है उसको यूट्रस में फिर ट्रांसफर करते हैं। तो जब आईवीएफ प्रोसेस करते हैं तो हमको पता रहता है कि कैसा फर्टिलाइजेशन था, कैसे भ्रूण थे, क्या क्वालिटी थी, जितने भ्रूण थे उसमें से अच्छा कौन सा है, और हम उसे ट्रांसफर करते हैं। तो प्रेगनेंसी चांस भी ज्यादा अच्छा होता है। 50% 60% से ऊपर हमको सक्सेस मिलती है। ये बहुत बेहतरीन जानकारी आपने स्वाति जी दी है। इससे पहले मुझे इस तरह की जानकारी नहीं थी कि आईवीएफ की प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है। एक और जानकारी आपसे चाहूंगी, आईवीएफ की फील्ड में क्या नई चीज आई है, उसके बारे में कुछ बताइए।
हाँ, आईवीएफ एक मतलब एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फील्ड में, क्योंकि एक तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जो चीजें लोगों को आज तक बिल्कुल असंभव लगती थी वो कर पा रहे हैं। और साइंस तो रोज ही एक नई चीज आती है। जैसे एक अभी तक जिन लोगों के एक, जैसे मैंने बोला कि 45-50 तक आते रहते ओवरी में एक नंबर खत्म हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाते हैं। अब अगर कोई ऐसी लेडी प्रेगनेंसी के लिए सोचे तो अपने पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम डोनर एग लेकर के उनका इलाज करें। डोनर एग मतलब किसी और लेडी से एग लेकर के उनकी आईवीएफ प्रक्रिया कंप्लीट करें। और अभी रिसर्च चल रही है जिसमें कि स्टेम सेल से एग बनाए जा सकते हैं। और इवन जैसे जिन लोगों को मेल्स को स्पर्म 0 होता है, स्पर्म होता ही नहीं है, उसमें स्टेम सेल से स्पर्म बनाने की रिसर्च चल रही है। तो मुझे लगता है अगले कुछ सालों में हम वो चीज पेशेंट्स को भी बोल पाएंगे कि कोई बात नहीं, आपके स्पर्म नहीं है, एग नहीं है, कोई चांस नहीं है, हम स्टेम सेल से बना करके ट्रीटमेंट करेंगे। वो एक बहुत वेट कर रहे हैं हम कि वो चीज कब होती है और हम पेशेंट्स को भी ऑफर कर पाए। एक चीज है, दूसरा पीआरपी है। जैसे जहां एग नंबर बहुत कम है और ग्रो नहीं कर रहे, क्वालिटी अच्छी नहीं है, पीआरपी खुद के ही ब्लड से प्लेटलेट अलग करके उसके प्लाज्मा को एक्टिवेट करके ओवरी में इंजेक्शन किया जाता है। तो उससे ओवरी में ग्रोथ फैक्टर जाते हैं और थोड़ा एग नंबर क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो जो लोग जिनको बिल्कुल भी खुद से एग बनने का चांस नहीं है, पीआरपी से हमें ऐसे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एक और चीज होती है जो एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। पहले जैसे जो कपल कंसीव नहीं हो पा रहे या बार बार अबॉर्शन हो रहे, कभी कारण पता ही नहीं चलता था और हर बार कपल फ्रस्ट्रेट होते रहते थे। अभी पीजीटी टेक्निक से ऐसा होता है कि हमने आईवीएफ करा और एम्ब्रियो को टेस्ट कर लिया, पहले से उसका एक थोड़े से सेल्स लेके उनको लैब में चेक करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सा एम्ब्रियो नॉर्मल है और जो हेल्दी है उसी को फिर ट्रांसफर किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इससे प्रेगनेंसी चांस हमारा अच्छा रहता है। एक और चीज है पीजीटी से ही और एडवांस्ड, जो कि अभी फिर से रिसर्च उस पर चल रही है, लेकिन जब वो आएगा तो एक्चुअली जो कपल बार बार अबॉर्शन होता है, जिनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, खुद का बेबी होने की कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए मिरेकल होगा, वो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से वो बेसिकली जीन एडिटिंग है कि अगर एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और हमारे पास बस वही एम्ब्रियो है, दूसरा एम्ब्रियो नहीं है, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से वो जो डिफेक्ट वाला पोर्शन है उसको हटाया जा सकता है। जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, इस टाइप के केसेस। तो वो भी जिस दिन होगा, मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के लिए वो उम्मीद की एक नई रोशनी होगा। एक चीज है माइक्रोटीसी। माइक्रोटीसी ऐसा नया नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। माइक्रोटीसी का मतलब है कि हम एक ऑपरेशन करके, जो हस्बैंड है जिनको कि शुक्राणु बिल्कुल निल है, एजोस्पर्मिया जिसे बोलते हैं, तो माइक्रोटीसी में जो डिफिकल्ट वाले एजोस्पर्मिया केस है ना, जिनका टेस्टिकस साइज बहुत छोटा है, हार्मोन रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, या एक बार नॉर्मल सर्जरी प्रोसीजर कर लिया और कोई भी स्पर्म नहीं मिले, ऐसे केसेस में माइक्रोटीसी से स्पर्म मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो एक उम्मीद होती है कि उनको खुद का अपना जेनेटिक बेबी मिल सकता है। एक और टेस्टिंग है ईआरए, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे। बहुत बार केसेस में सब कुछ ठीक होता है, एम्ब्रियो अच्छा बना है, टाइम बहुत अच्छा है, हार्मोन सब लिया, लेकिन फिर भी अच्छा एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता, हमको प्रेगनेंसी नहीं मिलती। तो ईआरए एक टेक्निक है जिसमें यूट्रस के अंदर की परत निकाली जाती है और उसमें चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी होने के समय जो जो चेंजेस दिखने चाहिए यूट्रस में, लाइनिंग में, वो है कि नहीं। तो ईआरए से हमको ये पता चल जाता है कि अगर वो लाइन का जो चेंज है वो इम्प्लांटेशन के अनुसार नहीं हो रहा है, तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की डेट बदल सकते हैं, 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद। तो उससे जो हमारे अच्छे एम्ब्रियो फेल हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं निकलता, उनमें हमको सक्सेस मिलने का चांस बढ़ता है। बिल्कुल। लेप्रोस्कोपी क्या है डॉक्टर, ये भी जानना चाहूंगी, किन महिलाओं को इसकी जरूरत पड़ सकती है?
लैप्रोस्कोपी जैसे आजकल इवन गायनेक नहीं, इनफर्टिलिटी नहीं, सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपी के माध्यम से होने लगी है और ये बेसिकली मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं इसे। और जो हमारे पेशेंट्स हैं जैसे जिनको इनफर्टिलिटी है, कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को, हर लेडी को लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है। बट अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, कुछ गठाने हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, तो सिलेक्टिव केसेस में हम लैप्रोस्कोपी करके वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल। और एक और हमने बहुत कॉमन केस देखा है जिनको इस तरह की समस्याएं होती हैं, इनफर्टिलिटी जैसी या कोई भी, उनमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको बार बार गर्भपात होते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसके लिए उन महिलाओं को आप क्या सलाह देंगी? जो बार बार अबॉर्शन होता है, इसके लिए हम लोग एक मेडिकल टर्म यूज करते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बहुत कारण हो सकते हैं। दो चीजें, या तो हमारा एम्ब्रियो ठीक नहीं है, एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, क्रोमोसोम डिफेक्ट है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी तो हो गई लेकिन वो प्रॉपर विकसित नहीं हो पाया। और दूसरे कारण हो सकते हैं यूट्रस में कि इम्प्लांटेशन की लाइनिंग अच्छी नहीं है, या यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, सेप्टम है, कुछ गठाने हैं, जो कि एक फिजिकल प्रॉब्लम कर रही है। और भी कारण होते हैं, जैसे लेडीज में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कोई स्पर्म का फैक्टर प्रॉब्लम कर सकता है, ऑटो एंटीबॉडीज हो सकते हैं। तो अबॉर्शन एक्चुअली अगर जिनको है, उनको एक अगर 2 बार से ज्यादा अबॉर्शन हो चुका है तो बहुत एक डॉक्टर को मिल करके इंडिविजुअली पूरा एनालिसिस की जरूरत होती है। लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं कोई कारण मिल जाता है, और आजकल इतनी दवाइयां हैं जो कि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करती हैं। एम्ब्रियो में भी अगर कोई डिफेक्ट है तो वो पीजीटी से डिटेक्ट हो जाता है। तो जब हम ये सारी चीजों का एक कंबाइन करते हैं तो हमें इवन रिपीटेड अबॉर्शन वाले केस में भी बहुत अच्छे प्रेगनेंसी रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे था, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिलाएं शक्ति और सृजन का प्रतीक होती हैं, और मेरी सलाह महिलाओं को ही नहीं, छोटी बच्चियों को भी है कि जब आप स्कूल में रहते हो, पढ़ते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने जो आप करना चाहते हो उसके बारे में समझिए और उसमें आगे बढ़िए। और इवन एज जब एडल्ट वुमेन होते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। फैमिली है, आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन खुद को भी आप बहुत प्रायोरिटी पे रख के अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। एक स्वस्थ और खुश महिला ही एक स्वस्थ और खुश सोसाइटी का आधार होती है। बिल्कुल। और एक स्वस्थ और खुश सोसाइटी का निर्माण भी ऐसी ही महिलाएं कर पाती हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।